नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैनेजमेंट कोर्स का चार्ट नंबर 21 को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्पीकर, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये चारों टॉपिक आरबीआई ग्रेड बी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार्ट नंबर 21 से पहले हम लोगों ने चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 20 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप जाके जरूर देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस चार्ट को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है कम्युनिकेशन चैप्टर में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कितना तरह का कम्युनिकेशन होता है। फिर अगले चार्ट में हम लोगों ने देखा डायरेक्शंस इन कम्युनिकेशन चैनल, कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कुछ प्रकार देखा। फिर हम लोगों ने रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है वो देखा। फिर कम्युनिकेशन चैनल चुनते हैं तो क्या चीज़ को कंसिडर करते हैं वो देखा। फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि चार मेन तरीके का बैरियर्स कौन कौन सा है: सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। उसके बाद अदर बैरियर्स हम लोगों ने देखा अगले चार्ट में। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग देखा, परसुएसिव कम्युनिकेशन देखा, डिफेंसिव और नॉन डिफेंसिव कम्युनिकेशन भी देखा। आज के इस वीडियो में ये वाला चार्ट को हम लोग करने वाले हैं। इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा 7 एलिमेंट जरूरी है, रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। फिर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का कैटेगरीज को देखेंगे, फिर मॉडल्स इन कम्युनिकेशन देखेंगे। तो ये बहुत क्रूशल वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो और उससे पहले वाला वीडियो बहुत क्रूशल था। मैं कहूंगा कि ये कम्युनिकेशन चैप्टर भी बहुत क्रूशल है। ठीक है, तो चलिए अब इस चार्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके कम्युनिकेशन में क्या क्या रहना चाहिए एलिमेंट। तो आपका कम्युनिकेशन में, आपका मैसेज में 7C होना चाहिए, तब वह मैसेज अच्छा से कम्युनिकेट हो पाएगा, आपका मैसेज अच्छा से कन्वे हो पाएगा। इसके लिए आपके कम्युनिकेशन में 7C होना चाहिए। वो कौन कौन सा सी है? पहला सी है क्लियर। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या कन्वे करना है। अगर आपका मैसेज क्लियर है तभी तो आप बढ़िया से कम्युनिकेट कर पाइएगा। तो बी क्लियर अबाउट द गोल एंड पर्पस ऑफ योर मैसेज। दूसरा सी है कॉन्साइज। आपका मैसेज कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब कि आपका मैसेज में बेकार की बातें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेन बात। आप टू द पॉइंट बात को रखिए, तब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाइएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका मैसेज एकदम कॉन्साइज होना चाहिए। तीसरा कॉन्क्रीट। आपका मैसेज स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 15 जुलाई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा कि 15 जुलाई 2024 या 15 जुलाई 2025, अब कौन सा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इंग्लिश या हिंदी? तो आपका जो मैसेज है वो कंक्रीट होना चाहिए, यहाँ वेग नहीं होना चाहिए। आपको कहना पड़ेगा कि 15 जुलाई तक इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा और 15 जुलाई 2024 तक आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन क्या हुआ, हल्का डिटेल में भी है ना, और कॉन्साइज भी, यानी कि टू द पॉइंट भी है। तो इसीलिए कहता है कि आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में होना चाहिए, लेकिन अल जरूर का बात नहीं होना चाहिए। मतलब जो चीज जरूरी है वो आप बताओ। तो बी क्लियर एंड नॉट फजी, प्रोवाइड डिटेल बट नॉट टू मच डिटेल। ठीक है, इसीलिए आपका मैसेज कॉन्क्रीट होना चाहिए। आपका मैसेज करेक्ट भी होना चाहिए, मतलब कि आपका मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप ग्रामेटिकली बहुत एरर करके मैसेज कन्वे कर रहे हो। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलने लगी कि मैं करती थी लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ग्रामेटिकली बहुत एरर कर रहा हूँ। मैं लड़का होकर के करती हूँ, सुनती हूँ, ऐसे करके बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो ग्रामेटिकली आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए, प्लस आप जो मैसेज बोल रहे हैं वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, तब जाकर के आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। पांचवा सी है कोहेरेंट। जो भी बात आप कह रहे हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, पहले मान लीजिए कि आप ये बात बताएं, उसके बाद ये बात बताएं, ताकि पहले वाला बात और ये वाला बात आपको बेटर समझ में आया। फिर आप तीसरा बात बताइएगा ताकि तीनों बात आपको समझ में आए। फिर आप चौथा बात बताइएगा कि चारों बात समझ में आए। ऐसा ना हो कि पहले आप ये वाला बात बोल रहे हैं, फिर ये ऐसा बात कर रहे हैं, फिर ये बात कर रहे हैं, फिर ये बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल सीक्वेंस बनाने के लिए, अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस बनाएंगे तब आपका मैसेज कोहेरेंट हो पाएगा, मैसेज इफेक्टिव हो पाएगा।
ठीक है, तो आपका मैसेज कोहेरेंट होना चाहिए। मेक श्योर योर मैसेज फ्लोज वेल एंड लेड आउट लॉजिकली। पांचवा सी है कंप्लीट। आपका मैसेज आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इंश्योर द रेसिपिएंट हैज एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद आपका मैसेज में कोर्टियसनेस होना चाहिए। मतलब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को अपना मैसेज बता रहे हैं, तो आप पोलाइटली बात करें, आप फ्रेंडली बात करें, आप प्रोफेशनल तरीके से बात करें। तो ये सी भी आपका होना चाहिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 7 सी चाहिए। पहला क्लियर, आपको क्या मैसेज कन्वे करना है वो क्लियर होना चाहिए, और मैसेज भी क्लियर होना चाहिए। मैसेज आपका कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। मैसेज आपका कॉन्क्रीट होना चाहिए, मतलब कि जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना स्पेसिफिक रहिए, बेकार की बात मत करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ डिटेल ना दें, कुछ डिटेल तो आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिटेल ना दें, लेकिन कुछ डिटेल दें जो जरूरी है। फिर आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। आपका मैसेज लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि कोहेरेंट होना चाहिए। आपका इन्फॉर्मेशन या फिर आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। और आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो आप पोलाइट वे में कर रहे हो, प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो, तब आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बन पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये है 7 सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्पीकर। एक अच्छा स्पीकर का कौन सा गुण होता है। तो एक अच्छा स्पीकर का 3 गुण होता है, इथोस, पैथोस, लोगोस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इथोस। इथोस का शब्द आया है एथिक्स से। तो ये जो इथोस है, इसका मतलब कि आप सुनने वाले के अंदर ये भरोसा पैदा कर रहे हैं कि आप बोलने लायक हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया। ठीक है, अब बस स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्रेडिबिलिटी नहीं रहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा कि देखिए कि मैं जो है वो मैनेजमेंट ऑलरेडी 1 साल पढ़ा चुका हूँ, ये मैनेजमेंट पढ़ाने का मेरा दूसरा साल है। उसके बाद इससे पहले मैंने मैनेजमेंट 3 साल से पढ़ रखा है। पहले मैंने सीए में पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं आरबीआई ग्रेड बी जब तैयारी कर रहा था तभी पढ़ा था। उसके बाद फिर 1 साल में पढ़ाया भी और 2 साल से इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपको क्या ये होगा, मतलब आपको भरोसा जाहिर होगा कि देखो ये इंसान जो है ये पहले से बहुत सारा पढ़ाई कर चुका है। उसके बाद ये आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा है, तो ये अच्छा से हमको पढ़ाएगा। ये भरोसा आप में जागृत हुआ। ये जो भरोसा आप में जागृत हुआ, ये भरोसा जागृत होगा तभी तो आप मेरा वीडियो देखोगे, तभी तो आप मेरे बात को सुनोगे। तो यही एक अच्छा स्पीकर का पहचान होता है कि वो सबसे पहले ऑडियंस के अंदर एक क्रेडिबिलिटी या फिर उस पर भरोसा जागृत करता है। आपको या फिर ऑडियंस को अगर भरोसा होगा तभी वो बात सुनेगा। तो एक अच्छा स्पीकर का ये सबसे पहला गुण है कि वो अपने ऑडियंस में ये भरोसा पैदा करता है कि आप सुनने लायक हैं। ठीक है, दूसरा होता है पैथोस। पैथोस शब्द आया है पैथी से। पैथी का मतलब होता है इमोशन, समझे, मतलब कि सिंपैथी एम्पैथी है ना। तो आप इमोशन क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप जाकिर खान को देखते हैं, जाकिर खान का आप वीडियो देखते हैं, जाकिर खान जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो देखते हैं, वो जब बात करता है तो कैसा बोलता है कि मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी से उठ के आया हूँ। जब आदमी गरीब होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर कभी कभी ऐसा बोलने लगता है कि एक बेटा अपने बाप को गला नहीं लगा सकता है, बहुत दुख है, लेकिन एक बार अगर बेटा अपने बाप को गला लगा ले तो उसको गजब का सुकून मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके साथ वो इमोशनल बॉन्ड बना ले रहा है, और जैसे ही इमोशनल बॉन्ड बन जा रहा है तब आप उसको सुनना चाहते हो। तो एक अच्छा स्पीकर का ये गुण है कि वो इमोशनल बॉन्ड भी बना लेता है अपने ऑडियंस के साथ। तो पहला वो क्या किया, वो भरोसा बनाया कि मैं सुनने लायक हूं, मुझे सुनो। तो वो इथोस किया, समझे। दूसरा गुण था उसका पैथोस, आपके और उसके अंदर एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट किया ताकि आप उसको सुन सको। और तीसरा है लॉजिक, वो जो बात कह रहा है उसमें कुछ लॉजिक है तभी आप उसको सुन रहे हो। अगर इलॉजिकल बात करता तो आप नहीं सुनते। एग्जाम्पल के लिए जो फेमस फेमस यूट्यूबर्स है जैसे कि ध्रुव राठी, अभी एंड न्यू, ये सब क्या करता है, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन देता है फिर बोलता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस आर्टिकल से मैंने लिया है, ये आर्टिकल को आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो आपको वहां लॉजिक लगता है कि हाँ लॉजिकल बात कह रहा है, ये कुछ इलॉजिकल बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको सुनते हो। इसीलिए एक अच्छा स्पीकर के पास ये 3 गुण होना चाहिए। इथोस यानी कि वो भरोसा पैदा कर दे ऑडियंस में, दूसरा वो ऑडियंस के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर दे, और तीसरा वो जो बोल रहा है उसमें लॉजिक हो। तो यही है एक अच्छा स्पीकर का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर गुण।
अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन। हम लोगों ने देखा 7 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्पीकर। अब हम लोग देख रहे हैं रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन। ठीक है, रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका सिलेबस में दिया है, इसका मतलब कि डिस्क्रिप्टिव सवाल आपसे इससे पूछ सकता है। रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन। आईटी का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल इंटरनेट, समझे। और एग्जाम्पल दूं तो लैपटॉप कंप्यूटर, समझे, लैपटॉप कंप्यूटर टीवी, या फिर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर्स हो गया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, ये सब कुछ आईटी के अंदर आता है। ठीक है, टेलीग्राम, ये सब कुछ इंस्टाग्राम के आता है, सॉरी ये सब कुछ आईटी के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो आईटी क्या रोल प्ले कर रहा है कम्युनिकेशन में? तो कुछ कुछ एडवांटेज है आईटी का कम्युनिकेशन में और कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है वो देखते हैं कि क्या क्या अच्छा काम कर दिया है आईटी कम्युनिकेशन में। तो जब से आईटी आया है हमारा कम्युनिकेशन 24/7 हो गया है। अभी आप मेरा यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो कभी भी आप मेरा वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कभी भी मिल सकता है, 24 घंटा 7 दिन। टेलीग्राम पे मैं आपको कम्युनिकेट करता हूँ, व्हाट्सएप में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम में बात करता हूँ। तो यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो 24/7 हो गया है जब से इंटरनेट आया है। नहीं तो क्या होता, आपको अगर मुझसे बात करना होता तो आपको पहले मेरा ऑफिस आना पड़ता, ऑफिस में देखना पड़ता है कि सर है कि नहीं है, सर हैं, सर के पास टाइम है कि नहीं है, फिर आप बात करते। तो वहाँ पर 24/7 आप बात कर सकते थे नहीं, लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से आप 24/7 मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। दूसरा है टाइम बचता है और पैसा भी बचता है। टाइम कैसे बचता है? मान लीजिए कि अभी कुछ इंटरनेट नहीं होता, आईटी नहीं होता, तो आपको मेरा ऑफिस आना पड़ता, उसमें आपका टाइम ज़ाया होता, फिर आप वेट करते तो वहाँ टाइम ज़ाया होता। लेकिन अभी टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको रिप्लाई दे सकते हैं। तीसरा है सेव मनी, आपका पैसा भी बचत होगा। अगर आपको मुझसे बात करना होता तो आप पोस्ट भेजते, तो पोस्ट में आपका खर्चा लगता। मान लीजिए कि आप मुझसे मिलने के लिए आते मेरा होम टाउन, तो यहाँ पर आकर के आपको बात करना पड़ता, तो इसमें क्या लगता है, आपका पैसा लगता, आपका टाइम लगता, तो दोनों बचता है, समझे। तीसरा, इसमें करप्शन कम होता है। मान लीजिए कि अभी आप मेरा नोट्स मांग रहे हैं हमको, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नोट्स डायरेक्टली टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, सबको मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता और मैं एक इंसान को पकड़ता, एजेंट को बोलता है कि देखो ये मेरा नोट्स है, इसको आप मार्केट में डाल दो और जो आदमी खरीदना चाहेगा खरीदेगा, तो उसमें क्या होता है कि करप्शन होता है। एक इंसान क्या करता है कि मुझसे ले लेता है 10 रुपया में नोट्स और आपको बेचता 100 रुपया में नोट्स, तो करप्शन होने लगता है। लेकिन चूंकि इंटरनेट का सुविधा है, ट्रांसपेरेंसी है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि करप्शन हट जा रहा है। ये तो देसी एग्जाम्पल हुआ, और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी बहुत सारे लोग जो जो SC ST होंगे या फिर ओबीसी होंगे, ये लोग अपना ना जाति निवासी बनाते होंगे, जाति निवासी बनाते होंगे। तो ये जाति निवासी बनाने के लिए अभी क्या करते हैं, ये लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ये लोग अप्लाई कर देते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर अप्रूव हुआ है, ये इनका कहाँ पर गया है पेपर, कहाँ अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब आईटी नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, मतलब कि इंटरनेट लैपटॉप ये सब नहीं था, तभी क्या होता था कि ये जाति निवासी के लिए अप्लाई किए और वेट करते थे कि मेरा 6 महीना 7 महीना के बाद ये पेपर आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता आए भी, हो सकता नहीं भी आए। तो वहाँ पर करप्शन होता था, करप्शन बहुत होता था और रेड टेपिज्म भी होता था। देखिए यहाँ जाति निवासी जो कोई अप्लाई किया है, यहाँ पर वो देख सकता है कि कहाँ पर मेरा पेपर रुका हुआ है। मान लीजिए कि मेरा इस लेवल में मेरा कागज रुका हुआ है, तो इस लेवल में कम्युनिकेट कर सकता है और इसको आगे बढ़ा सकता है, फिर आगे बढ़ा सकता है, समझे। पहले क्या होता था कि इसको पता ही नहीं है कि मेरा कागज कहाँ रुका हुआ है, तो अगर मालूम ही नहीं रहेगा कि कागज कहाँ रुका हुआ है तब तो वो काम कभी होगा ही नहीं। तो ये रेड टेपिज्म है, जो कागज कहीं पर फंस जाता है, कागज आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो कम्युनिकेशन जब आईटी में आया, मतलब आईटी में जब कम्युनिकेशन आया, क्या बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन में जब आईटी आया, तभी क्या हुआ कि ये सब जो प्रॉब्लम है रेड टेपिज्म का, करप्शन का, ये कम हो गया। अगला है प्रोवाइड सपोर्ट। आपको कोई इश्यू होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर लेते हैं और मैं तुरंत आपको सपोर्ट पहुंचा देता हूँ, तुरंत आपका रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का कोर्स खरीदा है, ठीक है, और कोर्स आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपको नंबर दिया गया है या फिर ईमेल दिया गया है, तो उस ईमेल में आप ईमेल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद वो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आपको इमीडिएट सपोर्ट मिल गया। इमीडिएट सपोर्ट कैसे मिल गया? क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो आईटी के माध्यम से हुआ।
मान लीजिए कि अगर आप आईटी नहीं होता और आप पोस्ट लिख रहे होते, तो पोस्ट तो 3 दिन के बाद पहुँचता, फिर आपको रिप्लाई आता 4 दिन के बाद। तो यहाँ पर क्या होता, सपोर्ट आपको ठीक से नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर सही तरीके से सपोर्ट मिलने के लिए भी ये काम आया आईटी। उसके बाद मास कम्युनिकेशन, मतलब अगर मुझको सारे सब्सक्राइबर को एक बात पहुँचाना है कि कल से मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो ये पहुँचाने के लिए सिर्फ एक मैसेज काफ़ी है। टेलीग्राम पे मैं एक मैसेज करूँगा, सबको ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो ये मास कम्युनिकेशन कर लिया मैंने, है ना? तो ये सब फ़ायदा है आईटी का कम्युनिकेशन के अंदर। क्या-क्या नुकसान है? जब इंटरनेट या फिर कंप्यूटर या ईमेल ये सब का बात आता है, तो वहाँ पर वायरस हमेशा रहता है। मान लीजिए कि अभी यूट्यूब ऐसा स्लो डाउन हो गया कि आप यूट्यूब से मेरा वीडियो को देख ही नहीं सकते हैं, तो आप मेरा क्लास नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब खराब हो गया था, समझे? या फिर आपका फ़ोन में वायरस आ गया है, तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आपके फ़ोन में वायरस आ गया है, तो ईमेल जो मैंने भेजा है, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो वायरस की वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है? दूसरा, आइडेंटिटी थेफ्ट। हो सकता है कि मेरा टेलीग्राम आईडी को ले लिया और आप लोगों को मैसेज कर दिया कि कल से कोई क्लास नहीं होगा और जिसको भी क्लास करना है, वो ₹200 हमको पे करो, और गूगल पे का हम आईडी दे दिए, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा आईडी कोई हैक कर लिया और आपसे बात कर लिया, मेरा आइडेंटिटी चुरा लिया और आपको मिसगाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तो डिसएडवांटेज है इस तरह का कम्युनिकेशन का, है ना? तीसरा है पर्सनल टच का, यहाँ पर कोई रोल नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, आप रो रहे हैं, समझे? आप डर गए हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी किस्मत खराब है, ठीक है? तो हम आपको कितना भी करें, आपको मैसेज ही कर सकते हैं, आपको कॉल पे ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्सनली टच करके केयर नहीं कर सकते हैं, है ना? पर्सनली आपको हग नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं उस तरह से। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज हो गया, है ना? तो ये है, जब कम्युनिकेशन में आईटी आ जाता है, तो उसका कुछ एडवांटेज है कि पर्सनल टच खो जाता है आदमी का। फिर है अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी। अब मान लीजिए कि हम आपको बोल रहे हैं कि कल से जो भी आप क्लास करिएगा उसके लिए ₹50 देना पड़ेगा। तो आप सोचिएगा कि ये आर्यन बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। कहीं आर्यन सर का चैनल हैक तो नहीं हो गया है? आर्यन सर बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है, समझे? इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऑथेंटिसिटी पे शक होता है, समझे? कि कोई चीज़ सही है या नहीं है, इस पे आपको डाउट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी। फिर क्या है कि जब भी मैसेज हो रहा हो, समझे? जब भी ईमेल हो रहा हो, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस हमेशा रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपका कभी कोई फ्रेंड होगा जिससे आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। लेकिन वही बात अगर आप कॉल पे कर रहे होंगे, तब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। इसीलिए कहता है कि कभी-कभी क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन में आईटी का इस्तेमाल होता है, जैसे ईमेल में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर हम व्हाट्सएप में कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम पे कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरह का बात कर दिए जो आप मिसअंडरस्टैंड कर लिए, आप गलत तरीके से उसको ले लिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का भी पोटेंशियल होता है जब आप आईटी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फिर है लैक ऑफ अटेंशन। मान लीजिए कि मैंने आपको 100 मैसेज भेजा है, 100 मैसेज भेजा है 100 दिन में, 100 मैसेज। अब आपने 100 दिन के बाद आपने इंस्टाग्राम ऑन किया है, तो आप सिर्फ लेटेस्ट मैसेज देख पाओगे, बाकी 99 मैसेज नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका अटेंशन नहीं है सारा मैसेज देखने के लिए। तो कभी-कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन जब ऑनलाइन रहता है या फिर आईटी के थ्रू होता है, तो आदमी का अटेंशन नहीं रहता है उतना, ठीक? तो ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक? अब हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग क्या होता है और 2 कैटेगरीज़ क्या है कॉग्निटिव प्रोसेसेस का, ठीक है? अब कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग क्या होता है? ये देखिए, सीरीज ऑफ कॉग्निटिव ऑपरेशंस कैरिड आउट इन द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत इंग्लिश झाड़ दिया यहाँ पर। बताता हूँ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग। मैंने आपको बार-बार यही बोला है कि कॉग्निटिव शब्द जहाँ पर आए, वहाँ पर आप समझ जाओ दिमागी, यानी दिमाग से रिलेटेड। दिमाग से रिलेटेड जो प्रोसेस आप करते हैं, आपके दिमाग में कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, प्रोसेसिंग हो रहा होगा कुछ चीज़ का, कुछ भी बात को आप प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो 2 तरीके का होता है। एक है कंट्रोल प्रोसेस, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा होता है ऑटोमेटिक अटेंशन, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है? बेवकूफ़ हो। तो पहली बार मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो, तो आप क्या करिएगा, इस बात को अपने दिमाग में लाइएगा और सोचिएगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। कैसे मैं बेवकूफ़ हूँ? अच्छा, इसके लिए बोल रहा है क्या? ओह! हो सकता है बेवकूफ़ हूँ, हो सकता है ना भी हूँ।
पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको 1000 बार बेवकूफ बोल चुका है और फिर से बोल रहा हूँ कि तुम बेवकूफ हो, तब आप बोलोगे "अरे, क्या बोल रहा है, पागल है, क्या कुछ भी बोलता है"। तो आप है ना उसको उतना प्रोसेस नहीं करिएगा, उस बात को उतना सोचिएगा नहीं, पार कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका पार हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप छोड़ दीजिएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। वही कहता है कि आप कितना प्रोसेस करते हैं किसी बात को, इसको कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। तो ये दो तरीके का होता है, एक कंट्रोल प्रोसेसेस, एक ऑटोमेटिक अटेंशन। जैसे आप पहली बार गाड़ी चलाने सीख रहे हैं, आप पहली बार जब गाड़ी चलाने सीखते हैं तब आप पूरा कंट्रोल करते हैं अपने सोच को कि किस तरह से गाड़ी चलाना है, इधर ब्रेक है, इधर क्लच है, इधर ब्रेक है, इधर एक्सीलेटर मारेंगे, अच्छा अच्छा रुकना है क्या, रुक 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 रुक। आप सोच रहे हैं, आपका दिमाग एकदम एक्टिव है। यहाँ पर गियर लेना है, ओह गियर लिए, यहाँ ब्रेक दाबना, अच्छा ब्रेक दाबे। मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं, तब यहाँ पर अरे स्टीयरिंग यहाँ घुमाना पड़ेगा, इतना घुमाने से हो जाएगा ना, हाँ हाँ, नहीं 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 हो रहा नहीं हो रहा है, तब ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने दिमाग को एकदम फुल्ली एक्टिव कर रखे हैं, फुल्ली एक्टिव रख के आप काम कर रहे हैं। तो ये है कंट्रोल प्रोसेस, अपने अंदर जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल तरीके से कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि 5 साल 6 साल बाद आप गाड़ी चलाते रह रहे हैं, गाड़ी चलाते रह रहे हैं, फिर क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोसेस होगा आपके दिमाग के अंदर। चलो यहाँ पर स्टीयरिंग इतना घुमाना है, ठीक है, इतना स्टीयरिंग घुमाना है, यहाँ पर एक्सीलेटर लेना है, यहाँ ब्रेक लेना है, अच्छा यहाँ पर हॉर्न दे देते हैं। आप किसी दूसरे से बात करते हुए भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग में ये सब जो प्रोसेसिंग है, ये सब काम है ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये सब काम आपका ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक अटेंशन, ठीक है। ऑटोमेटिक अटेंशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होता है, ऑफन अकर्स अनकॉन्शियसली, आप दिमाग नहीं लगाते हैं फिर भी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाता है। पीपल ऑफन प्रोसेस इंफॉर्मेशन विदाउट इवन पेइंग अटेंशन, ध्यान नहीं देने के बावजूद लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। एग्जाम्पल, राइडिंग बाइक। अब कंट्रोल प्रोसेसेस को देखें तो यहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट लगता है। पीपल हैव टू एक्चुअली ट्राई टू कंट्रोल देयर थिंकिंग एंड अटेंशन विथ सर्टेन टाइप ऑफ टास्क। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट टाइम कोई राइड करने सीख रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिए, 2 कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अब हम लोग देखेंगे मॉडल्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारा मॉडल दिया गया है अलग अलग ऑथर के द्वारा। ये मॉडल्स क्या है, मॉडल का मतलब होता है डिजाइन, कम्युनिकेशन किस डिजाइन से होगा या किस डिजाइन से होता है, ये चीज बहुत लोग बताया है। तो जो जो लोग बताया है, अलग अलग डिजाइन बताया है, तो इस डिजाइन को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं कि जितना भी डिजाइन होता है कम्युनिकेशन का, उसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला को कहते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा को कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा को कहते हैं इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एक एक करके अब हम लोग इस तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डिजाइन बोल रहा है लीनियर है, कम्युनिकेशन का डिजाइन लीनियर है। लीनियर का मतलब लाइन। तो यहाँ क्या कहता है कि कम्युनिकेशन जो है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन वन वे होता है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक ही इंसान कम्युनिकेट करेगा, उधर से उसको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, इसीलिए लिखा है नो फीडबैक। मतलब कि एक ही इंसान कम्युनिकेट करेगा और उधर से उसको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, उधर से कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। मतलब ये कम्युनिकेशन कैसा हुआ, ऐसा हो गया, समझे, ये कम्युनिकेशन क्या हुआ, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह का मॉडल में हम लोग 3 मॉडल पढ़ेंगे, समझे। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 3 मॉडल आता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है अरिस्टोटल मॉडल, दूसरा है शैनन वीवर मॉडल, और तीसरा है बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, ठीक है। तो अरिस्टोटल मॉडल क्या कहता है, अरिस्टोटल मॉडल कहता है कि कम्युनिकेशन इस तरह से होता है। अरिस्टोटल जी इस तरह का डिजाइन दिए। तो अरिस्टोटल का डिजाइन क्या है कम्युनिकेशन का, ये वाला डिजाइन है। कहते हैं कि स्पीकर स्पीच देता है, उस स्पीच को ऑडियंस सुनता है और ऑडियंस को कुछ इफेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हो गए स्पीकर, ये कोई स्पीच दिए हैं, तो वो स्पीच में ऑडियंस सुना है वो स्पीच को और फिर पूरा खुश हो गया है, इस बार तो यार मोदी को ही देना है वोट, खुश हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑडियंस कुछ दूसरा बात बोल नहीं रहा है, बस सुन के रह जा रहा है, सुन के रह जा रहा है ना। ये है अरिस्टोटल मॉडल। पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत काम का चीज है। अरिस्टोटल मॉडल में कहता है कि यहाँ पर स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ स्पीकर ही अपना बात कह सकता है, उधर से ऑडियंस कुछ नहीं बोल सकता है। इसीलिए ऑडियंस जो है वो पैसिव होता है, एक्टिवली वो इंगेज नहीं करता है, पैसिव इंगेज करता है। मान लीजिए कि अभी मोदी बोल रहा है, ठीक है, कि भाइयों और बहनों आपको सब्सिडी मिला, तो उधर से जो जो आदमी है, ऑडियंस है, वो एक आदमी तो उठ के बोलेगा नहीं ना, अरे मोदी जी नहीं मिला है, आपको तो देना चाहिए ना,
तो मोदी उसके बारे में बोलेंगे? नहीं। सारा ऑडियंस चुपचाप रहेगा या फिर हल्ला गुल्ला करेगा तो अपना साइड में करेगा। यहाँ से मोदी बोलते ही जाएंगे, मोदी नहीं रुकेंगे, है ना, मोदी बोलते ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीकर सेंटर्ड हो गया, स्पीकर स्पीकर ही बोल रहा है, समझे। और ऑडियंस पैसिव है, ऑडियंस एक्टिव नहीं है, ऑडियंस सवाल नहीं पूछ रहा है, ऑडियंस सुन रहा है चुपचाप से, समझे। तो इस तरह का मॉडल को बोलते हैं अरिस्टोटल मॉडल। ये जो है ये सूट होता है फॉर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए इस तरह का मॉडल ही जरूरी होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं कि आपको मिला कि नहीं मिला, तो 10 आदमी बोल रहा है हमको मिला, वो बोला नहीं मिला, ये बोल रहा है बोला हाँ, ये बोल रहा है कि नहीं, वो बोल रहा है कि शायद, वो बोल रहा है कि पता नहीं। तो अगर इस तरह से चलते रहेगा, ऑडियंस अगर एक्टिव रहेगा, तो मोदी जी अपना बात खत्म ही नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को अपना बात खत्म भी तो करना है। तो इसीलिए अरिस्टोटल मॉडल कहता है कि जब ऑडियंस पैसिव हो और स्पीकर अपना बात को रखे सिर्फ, तो इस तरह का मॉडल को कहते हैं अरिस्टोटल मॉडल। ठीक है, इस तरह कम्युनिकेशन का मॉडल को कहते हैं अरिस्टोटल मॉडल। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन में कम्युनिकेशन हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो पहला मॉडल देख लिया हम लोगों ने। अब दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल है शैनॉन वीवर मॉडल। सबसे पहला वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा है। हम लोगों ने देखा कि सेंडर जो है वो पहले इनकोड करता है, इनकोड करके अपना जो मैसेज है वो किसी चैनल के थ्रू भेजता है, और उस मैसेज को डिकोड करता है रिसीवर। चैनल, जिस चैनल से इंफॉर्मेशन जाता है उस चैनल में कुछ नॉइज क्रिएट हो जाता है, समझे। मान लीजिए कि सेंडर कह रहा था आई लव यू, तो कुछ नॉइज क्रिएट हो गया और यू जो है ऐसे 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 करके लिखा गया, यू में थोड़ा नॉइज आ गया। तो इस तरह का जो मॉडल होता है, इस तरह का मॉडल को कहते हैं शैनन वीवर मॉडल, क्योंकि इसको देने वाला था शैनन और वीवर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फीडबैक नहीं है, लेकिन पहला वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक फीडबैक भी रहता है। तो मैंने आपको वहां भी बोला था कि जो ओरिजिनल शैनन वीवर का मॉडल था वहां पर फीडबैक नहीं था, लेकिन बाद में कई सारे लोगों ने फीडबैक को ऐड कर दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन मॉडल बिना फीडबैक का अच्छा नहीं लगता है। तो जब जो ओरिजिनल शैनन वीवर मॉडल है वहां फीडबैक नहीं है, समझे, वो वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन बाद में शैनन वीवर मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इसके अंदर फीडबैक डाला गया, तो तब ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया। तो अब हम लोग देखेंगे बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। एसएमसीआर का मतलब क्या होता है? एसएमसीआर का मतलब सोर्स, एम से मैसेज, सी से चैनल और आर से रिसीवर। ठीक है, तो ये एसएमसीआर मॉडल को हम लोग थोड़ा सा रफ में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो एसएमसीआर का मॉडल को हम लोग समझते हैं। एसएमसीआर, एस से हो गया सोर्स, जो कम्युनिकेट कर रहा है या फिर सेंडर भी कह सकते हैं। एम से हो गया मैसेज, जो मैसेज सेंड होने वाला है। ठीक है, सी से हो गया चैनल, जिस रास्ते से मैसेज जाएगा। ठीक है, और रिसीवर यानी कि जो मैसेज को सुनने वाला है या पढ़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए सोर्स और रिसीवर में कुछ गुण सेम होना चाहिए, कुछ गुण सेम होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से गुण सेम होना चाहिए। सोर्स जो बात कहना चाहता है उसमें कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए, वो बात को सही से कम्युनिकेट कर पा रहा हो, तो कम्युनिकेशन स्किल उसके पास रहना चाहिए सेंडर के पास। और रिसीवर के पास भी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ताकि जो बात पहुंचाया जा रहा है वो उसको समझ में आए। ऐसा ना हो कि रिसीवर जो है उसके पास कुछ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो चीज़ों को सुन ही नहीं पाता है, चीज़ों को देख ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है। तो सोर्स और रिसीवर में कम्युनिकेशन स्किल दोनों में होना चाहिए, और दोनों के अंदर नॉलेज भी होना चाहिए। मान लीजिए जो सोर्स है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुमार आर्यन है। ठीक है, तो कुमार आर्यन आपको फाइनेंस का टॉपिक पढ़ा रहा है, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस के अंदर आप मनी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो नॉलेज आप लोग दोनों में सेम होना चाहिए, सोर्स में और रिसीवर में, दोनों में नॉलेज भी होना चाहिए और दोनों में कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, दोनों का सोशल सिस्टम सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर मैं हूँ झारखंड का, ठीक है, और आप है मान लीजिए कि तमिलनाडु के, आप तमिल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपका सोशल सिस्टम मेरा सोशल सिस्टम अलग है। आप वहाँ तेलुगु समझते हैं, यहाँ पे तमिल समझते हैं, और मैं यहाँ पर हिंदी समझता हूँ। तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ और आप तेलुगु समझ रहे हैं, तो इससे तो कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो सोशल सिस्टम भी हम लोग दोनों का सेम होना चाहिए। मैं भी हिंदी बोलता हूँ और आप भी हिंदी समझते हो,
है ना, तब तो सोशल सिस्टम सेम हो पाएगा। आप भी फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं और मैं भी आपको फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। आप भी कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं, कुछ चीज़ आप समझ पाते हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल हो रहा है और मेरे पास भी कम्युनिकेशन स्किल है, तब जाके कम्युनिकेशन बढ़िया से हो पाएगा। एक होता है कल्चर, आपका किस तरह का कल्चर है, मेरा किस तरह का कल्चर है। मान लीजिए कि मेरा कल्चर जो है वो देसी है और आपका कल्चर जो है वो विदेशी है, तो क्या होगा, मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं मान लीजिए कि गरीब सिस्टम में रहा हूँ, ठीक है, और आप बहुत अमीर सिस्टम में रहे हैं, तो मैं गरीबों वाला एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो कल्चर भी सेंडर का या रिसीवर का सेम होना चाहिए। और एक है एटीट्यूड, मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो आपका भी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ना चाहते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का, लेकिन आप पढ़ने का कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बढ़िया होगा नहीं। तो कम्युनिकेशन के लिए सोर्स और रिसीवर में कुछ बातें सिमिलर होना चाहिए, जैसे कि दोनों में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, दोनों के पास सेम नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज होना चाहिए, तब तो आप और नॉलेज ग्रहण करेंगे। इसी तरह से नॉलेज भी लगभग लगभग सेम होना चाहिए, सोशल सिस्टम सेम होना चाहिए, दोनों का कल्चर सेम होना चाहिए, दोनों का एटीट्यूड सेम होना चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा। अब ये जो मैसेज है, इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये जो मैसेज है इसमें कंटेंट होना चाहिए, जो चीज़ आप समझा रहे हो, जो चीज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कंटेंट तगड़ा होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन बढ़िया हो पाएगा। मान लीजिए कि मैं अच्छा चीज़ आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, उल्टा-पुल्टा चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ, उल्टा-उल्टा चीज़ प बता दे रहा हूँ, तो आप बढ़िया से सुनोगे ही नहीं या कम्युनिकेशन बढ़िया से होगा ही नहीं। तो मैसेज में कंटेंट बहुत रोल प्ले करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। दूसरा एलिमेंट, मतलब मैं जो आपको कंटेंट समझा रहा हूँ, मैसेज जो समझा रहा हूँ, उसको किस तरह से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ या फिर कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसमें स्ट्रेस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, उस तरह से कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और एक ही टोन में बात कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मैसेज भी जाता है, फिर चैनल जाता है, फिर रिसीवर जाता है, मैसेज जो है वो अच्छा भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, गलत भी होगा तो फिर कहाँ जाएगा, फिर अच्छा होगा तो यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ आ जाएगा तो फिर चैनल पे डिसाइड करना पड़ेगा, चैनल भी क्या होगा क्या नहीं होगा। देख रहे हैं हम मोनोटोनस बोल रहे हैं, एक ही एक्सप्रेशन के साथ, एक ही वॉइस टोन के साथ बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि मैसेज अच्छा से पहुंच नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा से हो नहीं पाएगा। तो कम्युनिकेशन अच्छा से हो सके, इसके लिए मुझे एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, हमको अपना मैसेज क्लियर रखना पड़ेगा, कंसाइज रखना पड़ेगा, है ना, कोहेरेंट रखना पड़ेगा, समझे, कहीं कहीं पर हमको स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो एलिमेंट भी बहुत मैटर करता है। अब मैसेज में स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, कुछ बात भी हम कह रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको कहूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ये जो है ना पैर, ये ये जो हाथ है, ये है एक मकड़ी का, और ये जो है ना पैर, ये पैर है एक आदमी का। तो आपको समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर इसी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर कर दूं कि एक मकड़ी का पैर आया आ रहा था, मकड़ी का हाथ आ रहा था, उसमें एक इंसान ने पैर दबा दिया तो उसका हाथ कट गया। तो यहाँ पर मैंने उसी चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में बोला, तब आपको समझ में आया, है ना। तो कोई भी मैसेज जो है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर है कोड, मैं कभी कभी कह देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कहीं कभी कह देता हूँ कि दिस वन इज, मतलब आप समझ जाते हो कि इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कभी कभी बोलूँ कि दिस वन इज, तो आप क्या समझ जाओगे, इस कोड से आप समझ जाओगे कि इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ कोड का भी बहुत मायने रखता है कोई भी मैसेज में। अब चैनल, कि किस रास्ते से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन हियरिंग से हो, आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो रहा है, स्मेलिंग से हो, ठीक है, टचिंग से हो, टेस्टिंग से हो। तो चैनल तो कोई भी हो सकता है, किसी चैनल से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। तो यही कहता है SMCR मॉडल, SMCR, ठीक है। तो ये मॉडल आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो हम लोगों ने लीनियर मॉडल देख लिया, जहां पर कोई फीडबैक नहीं होता है और एक लाइन में ही कम्युनिकेशन होता है, एक लाइन में कम्युनिकेशन होता है, कोई भी फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा तरह का मॉडल देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन का मतलब आप लोग सबको पता है कि मान लीजिए कि आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए, तो वहां पर क्या होता है, आप कुछ पेमेंट करते हैं, इसके बदले में आपको कुछ मिलता है ना।
आप कुछ पेमेंट करते हैं, इसके बदले में आपको कुछ मिलता है, इसको आप ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आदान प्रदान। जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल रहा है, जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर फीडबैक होता है। एक इंसान अपना बात रखता है और फिर उसको फीडबैक मिलता है, फिर बात रखता है, फिर फीडबैक मिलता है, फिर बात रखता है, फिर फीडबैक मिलता है। तो इस तरह का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ ये क्या है, ये टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस है। यहाँ देखिए दो आदमी इंटरेक्शन कर रहा है, कंटिन्यूसली बात कर रहा है, पहले ये बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है ना। यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। ये इंटरपर्सनल मॉडल है। एक होता है इंट्रापर्सनल, मतलब कि एक आदमी खुद से ही बात कर रहा है, यार मैं तो ठीक हूं लेकिन मेरा किस्मत क्यों खराब है, हे भगवान मेरा किस्मत क्यों खराब है। ये क्या हो गया, आदमी खुद से बात कर रहा है। ये हो गया इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंटर का मतलब होता है बाहर में। तो इंटरपर्सनल मतलब कि बाहर में आप बात कर रहे हैं किसी से। तो आप यहाँ पर एक इंसान दूसरा इंसान से बात कर रहा है, तो ये इंटरपर्सनल का मॉडल हो गया। ठीक, इसमें फीडबैक ऐड हो गया। ठीक है, तो इसमें दो मॉडल है, इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसको आप एक बार देख लीजिए। एक है बार्लन ट्रांजैक्शनल मॉडल और दूसरा है हेलिकल मॉडल। तो बार्लन का ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, यह कहता है कि यहाँ पर मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। वो बॉयफ्रेंड जो है वो आपको लेके गया है एक जगह, समझे, जहाँ पर एक क्लिफ है, मतलब कि पहाड़ है, वहां से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ठीक, और आपको यहाँ पर वो खड़ा करके रखा है। ठीक है, ठीक है, वहाँ जंगल है और वो जगह बहुत शांत है। तो आप वहाँ का इन्वायरमेंट देख करके या फिजिकल रूप देख करके, वहाँ का सब कुछ देख करके आपको अंदर से ऐसा भावना जागृत हो रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहा है मेरे साथ यार। बॉयफ्रेंड हमको इतना अकेला जगह में लेकर के आया, वो भी ऐसा जगह में कि नीचे खाई है, हाँ, और डरावना डरावना चीज सब यहाँ रखा हुआ है, दारू का बोतल है। हाँ, तो आप ये सब चीज देख रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। इससे कम्युनिकेशन क्या फैल रहा है कि आपको गलत जगह में लेकर के आ गया है आपका बॉयफ्रेंड। तो ये क्या हुआ, ये पब्लिक क्यूज आपको मिल रहा है, पब्लिक साइंस मिल रहा है, जिससे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा है प्राइवेट क्यूज। ये सेंसेस से आप महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको आपका बॉयफ्रेंड एक जूस दे रहा है, बोल रहा है ये जूस को पी लो, और जूस को सुगंध करके आपको लग रहा है कि ये तो वाइन है, ये तो दारू है, कहीं ये लड़का हमको दारू तो नहीं पिला रहा है। तो यहाँ पर साइन मिल रहा है आपको कि कहीं ये दारू तो नहीं है, या फिर कहीं ये चाय का दूसरा रूप तो नहीं है, एक बार तो हम पिछली बार पिए थे वो रूप तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये संकेत मिल रहा है जो आपके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। ये संकेत जो है ये बहुत तरह का संकेत हो सकता है, हजारों संकेत हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम है। मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए मल्टी लेयर फीडबैक है, कितना ही फीडबैक है आपके लिए, समझे। तो यहाँ पर क्यूज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। रोल ऑफ क्यूज आर हाईलाइटेड, मतलब कि संकेत। तो संकेत तो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट जिसको आप सेंसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, और पब्लिक जो आसपास देख करके कर रहे हैं। और तीसरा आता है बिहेवियरल क्यूज। आप अपना बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे और बॉयफ्रेंड बमक गया, गुस्सा गया, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तुम पागल है क्या, तुमको बोल रही है ये काम करने के लिए, तुम कर नहीं सकती है क्या। तो आपको क्या होगा, आपको ये संकेत मिल जाएगा, ये इंसान बहुत रूड है, ये ठीक नहीं है, ये कभी मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा बोल दिया तो ठीक नहीं है। ये संकेत आपको मिल गया। कभी कभी क्या कर रहा है कि नॉन वर्बल संकेत दे रहा है, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है लेकिन संकेत दे रहा है। जैसे कि वो आपके साथ आया डेट पे, ठीक है, वो पानी पी रहा था, तो पानी में उसको कोई कीड़ा दिख गया, वेटर को लाया और वेटर का मुंह में मार दिया पानी, निकल जाओ निकल जाओ, ऐसे करने लगा। तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये संकेत मिल जाएगा कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, ही इज नॉट ए गुड गाय, इज नॉट राइट गाय। तो ये क्या हो गया, ये आपको कम्युनिकेट हो गया, वो कम्युनिकेट कर दिया आपको इनडायरेक्टली। तो यही बार्लन कहता है, बार्लन कहता है कि कुछ कुछ चीजें होता है, कुछ कुछ क्यूज होता है जो बार बार आपको दिखाता है, संकेत करता है, समझे। इसको ही हम लोग कहते हैं बार्लन ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, दूसरा है हेलिकल मॉडल। इसके हिसाब से कहता है कि जब इंसान जब बात करने लगता है ना, तो बात धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये है बेस्ट फ्रेंड का कम्युनिकेशन।
जब आप याद करिए आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे बना था, अपना बेस्ट फ्रेंड से बात किए थे, थोड़ा सा बात किए थे, वो भी थोड़ा सा बात किया, फिर और ज़्यादा बात हुआ, 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 और ज़्यादा बात हुआ। ऐसे करते 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 बात ज़्यादा बढ़ते रहा और कम्युनिकेशन और ज़्यादा होने लगा, और ज़्यादा कम्युनिकेशन होते 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 इतना कम्युनिकेशन हो गया कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो इस मॉडल में यही कहता है कि कहता है हेलिकल स्प्रिंग इज स्मॉल एट बॉटम एंड ग्रोज बिगर एज द कम्युनिकेशन प्रोग्रेस। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड नॉन रिपीटिव। यहाँ देखिए कि कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा हो रहा है ना। अरे क्या हो रहा है यार, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है और बढ़ते जा रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन होते होते बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो गया है ना। तो ये क्या है, ग्रोइंग भी है, यानी कि कम्युनिकेशन बढ़ते जा रहा है, और एक्यूमुलेटिव भी है। सारा आप इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, करते करते ये मॉडल बन गया। तो इस तरह का मॉडल को कहते हैं हेलिकल मॉडल। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी देख लिया और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी देख लिया। बच गया इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको भी देखते हैं। ये ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या था ना, एक इंसान कुछ बोलता था, दूसरा तुरंत बोलता था, फिर ये तुरंत बोलता था, तुरंत बोलता था। तो आपस में बात है ना फटाफट 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 हो रहा था। लेकिन इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक इंसान पहले वेट करता है दूसरे का बात खत्म होने का। जैसे कि मान लीजिए आप मेरा पूरा क्लास देख लिए, आप मेरा पूरा क्लास देख लिए, क्लास देख करके अब आप मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं या फिर कमेंट कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। पहले जो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो आप अपने दोस्त के साथ कर रहे थे, और अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ आप कर रहे हैं। तो पहले आप मेरा पूरा बात सुनेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा कि हाँ सर समझ में आया, या फिर सर समझ में नहीं आया। तो ये जो मॉडल हुआ, जहाँ पर मैं आपसे और आप मेरे से फटाफट 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 बात नहीं कर रहे हैं। पहले मेरा बात खत्म हो रहा है, तब आप बात कर रहे हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, फिर आप सोच रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वंस फीडबैक इज अचीव्ड, देन द नेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंट बाय सेंडर। इसके अंतर्गत एक मॉडल है स्क्रैम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको देखते हैं। इसमें कहता है कि सेंडर और रिसीवर अपना टर्न का वेट करता है ताकि वो मैसेज को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। पहले मान लीजिए कि एक इंसान है, वो अपना मैसेज भेजा, ठीक है। ये चीज वॉकी टॉकी में भी होता है, आप देखे होंगे। इसमें बोलता है कि मैं यहाँ पर दुश्मन के चंगुल में फंस गया हूँ, ओवर एंड आउट कर दिया, ठीक है। फिर ये मैसेज वहां तक पहुंचेगा, सोचेगा अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या, तब वो मैसेज करेगा डोंट वरी वी आर ऑन द वे, ओवर एंड आउट। समझे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैसेज जा रहा है, वेट कर रहा है, उसको समझ रहा है, फीडबैक मिल रहा है, उसके बाद फिर वापस से वो सेंड कर रहा है मैसेज। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर सर्कुलर वे में होता है। एक इंसान मैसेज भेजा, दूसरे को पहुंचा, दूसरा फिर से मैसेज करेगा, फिर वो सुनेगा, फिर ये मैसेज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एक सेंडर नहीं है, कोई रिसीवर नहीं है, यहाँ पर दोनों कम्युनिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा चार्ट मैंने आपको समझा दिया। ये चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था और इसको यूट्यूब में बहुत कम लोग समझा पाए हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, वापस से मैं इसे एक बार समराइज करता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए इस चार्ट को अब हम लोग समराइज करते हैं। ये चार्ट काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको ये चार्ट समझ में आए इंटरेस्टिंग वे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 7 एलिमेंट्स क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वो कौन कौन सा एलिमेंट जरूरी होता है, इसको ही हम लोग कहते हैं 7C। पहला सी होता है क्लियर, आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्साइज, आपका मैसेज कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, बेकार की बातें उसमें नहीं रहने चाहिए। तीसरा आपका मैसेज कॉन्क्रीट होना चाहिए, जितना डिटेल का जरूरत है उतना डिटेल आप उसमें दे रहे हो, जितना डिटेल का जरूरत नहीं है वो डिटेल आप नहीं दे रहे हो, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट। आपका जो मैसेज है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। चौथा, आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। पांचवा, आपका मैसेज कोहेरेंट होना चाहिए, यानी लॉजिकली सीक्वेंस में होना चाहिए। फिर छठा, आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। और सातवां, आपका मैसेज कोहेरेंट होना चाहिए, सॉरी आपका मैसेज कोर्टियस होना चाहिए, मतलब कि आप जब मैसेज दे रहे हो तब आप पोलाइट हो, प्रोफेशनल तरीके से आप मैसेज दे रहे हो। ठीक है, एक अच्छा स्पीकर का 3 गुण होता है, इथोस, पैथोस और लोगोस।
इथोस का मतलब होता है कि ऐसा गुण जो सुनने वाले के अंदर एक भरोसा पैदा कर दे और सुनने वाला फिर सुनने लगे। दूसरा पैथोस, ये ऐसा गुण है जिसमें आप ऑडियंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लें। तीसरा है लोगोस, इसमें आप सुनने वाले में एक लॉजिक डालें कि मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। अब है रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आईटी का क्या रोल है? इंटरनेट या फिर मोबाइल फोन, टेलीफोन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब का क्या रोल है कम्युनिकेशन में? तो पहले हम लोग देखते हैं फायदा क्या है, फिर देखते हैं नुकसान क्या है। फायदा है कि कम्युनिकेशन आईटी की वजह से 24/7 हो गया है। टाइम का बचत होता है क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। मनी का भी बचत होता है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चीज़ पोस्ट नहीं करना होता है, कहीं पर जाकर के कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता है, आप घर बैठे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपका पैसा भी बचता है। करप्शन यहाँ पर रिड्यूस होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट में ज़्यादा रहता है। रेड टेपिज्म भी कम होता है। यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप जाति निवासी के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपका कागज कहाँ पर रुका है वो आप देख सकते हैं, फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेड टेपिज्म भी रुक गया है। कागज आपका कहाँ का रुक रहा है वो आपको दिख जाता है और मोस्टली रुकता ही नहीं है कागज, समझे? तो यहाँ पर रेड टेपिज्म भी कम होता है। प्रोवाइड सपोर्ट, जब आपको हेल्प का जरूरत होता है तो आपको हेल्प जल्दी मिल पाता है। मास कम्युनिकेशन, एक मैसेज में ही आप सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं अपना कोई भी बात आईटी की मदद से। तो ये सब हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जब आईटी आएगा तब वायरस भी आएगा, और वायरस आएगा तो आपका सॉफ्टवेयर खराब हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट, हो सकता है कि आपका आईडी को हैक कर लिया और कम्युनिकेशन गलत तरीके से कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है लूज ऑफ पर्सनल टच। आईटी में क्या होता है कि पर्सनल टच आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी का डिप्रेशन हटा रहे हैं तो आपको मैसेज ही करना पड़ेगा, आपको कॉल में बात ही करना पड़ेगा, लेकिन आप जाकर के उसको पर्सनली टच नहीं कर सकते हैं, पर्सनली उसको गाइड नहीं कर सकते हैं, आप उसको हग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा है अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी। मैंने आपको कोई मैसेज कर दिया तो वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो सही सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आर्यन सर ही मैसेज किए हैं या कोई और कर दिया है, इसमें हमेशा आपको डाउट रहता है। फिर पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी भी आईटी में अगर कम्युनिकेशन होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। फिर लैक ऑफ अटेंशन, क्या होता है कि अगर मैं आपको 5-6 मैसेज भेज दूं तो हो सकता है कि आप उतना अटेंटिव होकर के ना देखें, लेकिन अगर मैं आपको सामने से बोलता तो आप अटेंटिव होकर के सुनते, समझे? तो आईटी की वजह से ये डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ अटेंशन हो जाता है, ठीक। अब कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमागी, प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि दिमाग में आप किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहे हैं। दिमाग में आप किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहे हैं ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि आप सोच सोच के प्रोसेस कर रहे हैं, और दूसरा हो सकता है कि खुद ही प्रोसेसिंग हो जा रहा है। सोच सोच के प्रोसेसिंग आप कब करते हैं? जब आप पहली बार गाड़ी चलाने सीख रहे हैं, तभी आपको ध्यान रहता है, सब चीज आप कंट्रोल करके देखते हैं, कंट्रोल करके प्रोसेस करते हैं। दूसरा होता है ऑटोमेटिक अटेंशन, जब 10 साल 20 साल हो चुका है आपको गाड़ी चलाए हुए, तब आप कुछ दूसरा काम करते हुए भी गाड़ी चला सकते हैं, दूसरा काम करते हुए भी सब कुछ आप हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिमाग में ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या रोल है? कम्युनिकेशन में अगर आपका ऑटोमेटिक अटेंशन है तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली सारा बात बता सकोगे बिना किसी प्रिपरेशन के। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ऑटोमेटिक अटेंशन नहीं है, तब आपको जो भी आप बात बता रहे हो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना के आना पड़ेगा और कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल्स इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या डिजाइन है, कौन कौन से डिजाइन से एक कम्युनिकेशन होता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा, ठीक है। और इंटरेक्शनल मॉडल का कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा, 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 ऐसा। तो लीनियर मॉडल का मतलब बोला ऐसा कि यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है, यहाँ पर एक ही तरफ से कम्युनिकेशन जा रहा है, स्पीकर अपना स्पीच दे रहा है, उसको ऑडियंस सुन रहा है और कुछ इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फीडबैक नहीं है, ठीक है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 3 मॉडल है। एक अरिस्टोटल मॉडल, वो कहता है कि स्पीकर ही मेन है, स्पीकर सेंटर्ड है, और जो ये ऑडियंस है ये पैसिव है, वो इतना एक्टिव नहीं है। तो ये पब्लिक स्पीकिंग में काम आता है कि पब्लिक स्पीकर जो है वो अपना स्पीच देता है, स्पीच को ऑडियंस सुनता है और ऑडियंस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अरिस्टोटल मॉडल। दूसरा है शैनन और वीवर मॉडल। शैनन और वीवर मॉडल, जो ओरिजिनल शैनन वीवर मॉडल है, ये वन वे है जिसमें कि कोई फीडबैक नहीं है। जैसे कि एक मैसेज गया, मैसेज पे इनकोडर हुआ, मतलब इनकोडर से इनकोड हुआ मैसेज, फिर वो मैसेज चैनल से गया, वो मैसेज को फिर कोई डिकोड किया, फिर वो रिसीवर में पहुंचा। तो ये जो मॉडल है ये शैनन वीवर मॉडल है। ये मॉडल को मैंने पहला वीडियो में भी आपको कवर कराया था, वहां पर मैंने बोला था कि इस मॉडल में फीडबैक भी आता है, लेकिन फीडबैक आता है तब जब ये मॉडल को इम्प्रोवाइज कर दिया गया। ये जो ओरिजिनल मॉडल था, शैनन वीवर का ओरिजिनल मॉडल,
वहाँ पर फीडबैक नहीं था, लेकिन बाद में लोगों ने इसको इम्प्रोवाइज कर दिया, इसमें फीडबैक ऐड कर दिया। ठीक है। अब तीसरा मॉडल है बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। इसमें हम लोगों ने देखा कि सेंडर मतलब एसएमसीआर का मतलब ये होता है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। सोर्स और रिसीवर के पास कुछ गुण सेम होने चाहिए, तब एक कम्युनिकेशन बढ़िया से हो पाएगा। सेंडर और रिसीवर दोनों के पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, समझने का शक्ति होना चाहिए, समझाने का शक्ति होना चाहिए। फिर दोनों के पास यानी सेंडर और रिसीवर के पास नॉलेज भी होना चाहिए। मान लीजिए कि जो सोर्स है वो फाइनेंस का बात कर रहा है, तो रिसीवर को भी फाइनेंस का बात समझ में आना चाहिए, तो दोनों के पास नॉलेज होना चाहिए। फिर सोशल सिस्टम दोनों का सेम होना चाहिए। अगर जो सेंडर है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो रिसीवर को भी इंग्लिश समझ में आना चाहिए। वो किस तरह का सोशल सिस्टम में रहता है वो मैटर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फिर कल्चर भी दोनों का सेम होना चाहिए, और दोनों का एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर दोनों का एटीट्यूड नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एटीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। फिर मैसेज और चैनल की बात करें तो मैसेज का कंटेंट मैटर करता है। एलिमेंट मतलब आप किस तरह से उसको समझाते हैं, मैसेज का किस तरह से स्ट्रक्चरिंग हुआ है वो भी मैटर करता है, और मैसेज में आप जो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोड रिसीवर को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी मैटर करता है। चैनल मतलब कि किस रास्ते से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो सेंसेस के थ्रू होता है। आप सुन के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्मेल करके भी, टच करके भी, टेस्ट करके भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये तो हो गया एसएमसीआर मॉडल बर्लो का। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोगों ने ये वाला मोटिवेशन देख लिया, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग ये वाला मॉडल देखेंगे। इस मॉडल में क्या हो रहा है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहा है साथ साथ, ये भी कुछ कह रहा है फिर ये भी कुछ कह रहा है, दोनों कह रहा है, दोनों बात कर रहा है, दोनों कह रहा है, तो ये टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इंटरपर्सनल मॉडल है ये यहाँ पर फीडबैक ऐड है। लीनियर मॉडल में कोई भी फीडबैक नहीं था, ये कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर फीडबैक ऐड हो रहा है। यहाँ पर मल्टी लेयर सिस्टम है, मतलब आप मल्टी तरीके से फीडबैक ले सकते हैं। तो बार्लन का ट्रांजैक्शनल मॉडल यहाँ पर हम लोगों ने देखा। इसमें कहता है कि मल्टी लेयर फीडबैक सिस्टम होता है। यहाँ पर संकेतों का बहुत मायना है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर, आपका बॉयफ्रेंड आपको कहीं पर लेकर के गया, ठीक है, तो वहां का आप एरिया देख करके, वहां का फिजिकल चीज देख करके या उसका इन्वायरमेंट देख करके आपको कुछ संकेत हुआ कि ये इन्वायरमेंट बहुत प्यारा है, तो आपको अच्छा लगा। हो सकता है कि आपको ये कम्युनिकेट हो कि ये तो बहुत डरावना है, ये जगह में क्यों लेकर के आया, तो आपको यहाँ कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा होता है प्राइवेट क्यूज। आप सेंस करके, मतलब आप हो सकता है कि आप चीजों को अगल बगल में देख रहे हैं तो आपको गंध आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये कौन सा जगह में लेके आ गया, तो कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पर संकेत मिल गया कि आप कैसा जगह में आए हैं। हो सकता है कि आप सुन रहे हैं कि बहुत यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा है, इंसान बहुत रो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा जगह नहीं है, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा संकेत होता है, हजारों संकेत मिल सकता है, इसीलिए इस मॉडल में कहता है कि मल्टी लेयर फीडबैक सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है बिहेवियरल क्यूज। मान लीजिए कोई इंसान का बिहेवियर को देख करके आप संकेत में समझ जा रहे हैं कि ये इंसान कैसा है या नहीं है, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो जा रहा है, समझे। तो इसको कहते हैं बार्लन का ट्रांजैक्शनल मॉडल। फिर एक हेलिकल मॉडल होता है, इसमें कहता है कि इंसान आपस में थोड़ा सा बात करता है, फिर ज्यादा बात करता है, फिर और बात करने लगता है, और बात करने लगता है, फिर वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो बेस्ट फ्रेंड जो है वो बात करता है स्लोली 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 करके बड़ा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हेलिकल मॉडल जो है इसमें हेलिक्स स्प्रिंग होता है। हेलिक्स स्प्रिंग शुरुआत में छोटा रहता है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होते जाता है। ये मॉडल के अनुसार से जो कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है और नॉन रिपीटिव होता है, ग्रोइंग होता है, एक्युमुलेटिव होता है। फिर हम लोगों ने आखिर में देखा इंटरनेशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, एक बात कहता है फिर वो दूसरा कम्युनिकेट करता है, फिर ये बात कहता है फिर ये बात कहता है। यहाँ पर देखिए ये ट्रांजैक्शनल मॉडल नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉडल है। पहले एक बात पहुंचता है, वो फीडबैक मिलता है, फिर वापस से वो बात कहता है, फिर फीडबैक सुनता है, फिर वापस से बात होता है, समझे। इस मॉडल के अंदर हम लोग स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखें। स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कहता है कि कम्युनिकेशन जो है वो सर्कुलर होता है। यहाँ से मैसेज सेंड हुआ, फिर ये इसको रिप्लाई दिया, फिर ये मैसेज सेंड किया, फिर ये रिप्लाई किया, इस तरह से ये सर्कुलर वे में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा चार्ट को आपको समझा दिया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो में लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट का मैं दिन रात इंतजार करते रहता हूँ। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी के एस्पायरेंट है तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं पीआईबी के वीडियोज लेकर के आऊंगा और जीए के मिसलेनियस पोर्शन को मैं देखूंगा, ठीक है। और कुछ स्टडीज वाले वीडियोज भी आने वाली है, ठीक है। अगर आपको ये
नोट्स को लेना है तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है या फिर आपको कोई डाउट फेस होता है तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल में जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। तो जब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।